नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़ आज आपका स्वागत करता हूं इस रिवीजन क्लास के अगले पड़ाव में। रिवीजन क्लास चल रही थी टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की, राइट। और दिनेश बोर्ड ने बता भी दिया है सितंबर तक एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में, इसी रिवीजन क्लास की कड़ी में, रिवीजन क्लास होने के बाद अपन टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, आप सभी को बताइए। तो आज उसी कड़ी में हम रिवीजन क्लास की आज सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं, थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि किसकी है, बिजनेस मेथड्स की। किसके लिए हम लेने जा रहे हैं? हम लेने जा रहे हैं बिजनेस मेथड्स के लिए क्लास लेने जा रहे हैं। और इसी बिजनेस मेथड्स के अंदर आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के सोर्स के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ हम डिटेल में क्लास पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन करते जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में अगर इसका बताऊं मैं तो क्या बोल सकते हैं अपन, व्यापारिक या व्यवसायिक, व्यवसायिक वित्त, ठीक है। वित्त की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे। फाइनेंस कहाँ से हो सकता है, कहाँ कहाँ से उसके सोर्स हो सकते हैं फाइनेंस के, बिजनेस के लिए, एक व्यवसाय के लिए, वो सारी बात अपन करते हुए चलेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करें क्लास लेके ऊपर वाले का नाम। चलो देखो, सबसे पहली बात तो सोर्स। सोर्स यानी स्रोत। हमें क्या पता करना है? स्रोत पता करना है, कहाँ कहाँ से बिजनेस के लिए फाइनेंस आ सकता है। बिजनेस, बिजनेस यानी व्यवसाय, व्यवसाय व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? अगर बिजनेस की डेफिनेशन आपसे अगर नॉर्मल सी मैं बात करूँ कि बिजनेस क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द satisfaction, फॉर द satisfaction ऑफ किसकी? नीड्स ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी। यानी समाज में, सोसाइटी में जो लोगों की नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको, उनकी नीड को, उनकी डिमांड को, उनकी वांट को, उनकी जरूरत को हम सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्शन, जो गुड्स और सर्विसेज का, जो माल और सेवा का हम प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी उनके घर तक पहुंचाते हैं और उनके हाथों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। वित्त इसकी क्या है? बैकबोन है, मेन लाइन है। तो हमें कह सकते हैं इसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायर मनी, पैसा चाहिए भैया। मनी को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फाइनेंस, वित्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम? वित्त, ठीक है। ये पैसा चाहिए, उस पैसे की वजह से बिजनेस चलेगा, राइट। पैसा कहाँ कहाँ चाहिए? पैसे बहुत जगह चाहिए, अपन समझेंगे कहाँ कहाँ पैसे एक बिजनेस को, व्यवसाय के लिए बिजनेस को पैसा कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। याद रखना, ये जो फाइनेंस है, ये जो फाइनेंस है, ये जो वित्त है, ये क्या है? ये है लाइफ ब्लड। ये लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यवसाय का क्या है? ये लाइफ ब्लड है। यानी जैसे इंसान को जीने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, वैसे ही वैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, उसको फाइनेंस की जरूरत होती है। कहाँ जरूरत होती है, कहाँ कहाँ इन फाइनेंस का उपयोग करेगा एक बिजनेसमैन? तो देखो, मोटा मोटी दो तरीके की उसका रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस के अंदर। कैसी होती है? दो तरह की। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एक तो होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और एक होती है वर्किंग कैपिटल। एक क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? भाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ये हुआ, जैसे भाई अचल संपत्ति समझ लो, ठीक है। अचल संपत्ति यानी कौन सी? जैसे फिक्स असेट्स हो गए। फिक्स असेट यानी जमीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको चाहिएगी, मशीनरी आपको चाहिएगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीजें चीजें आपको चाहिएगी किसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये तो फिक्स असेट यानी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इतना पैसा तो आपको चाहिए चाहिएगा बिजनेस चलाने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, खाली उन चीजों से वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं, मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, और इनसे काम चल जाएगा? नहीं भाई, एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, दिन दिन में दिन का, डे टू डे ऑपरेशन का जो खर्चा होता है वो भी आपको वहन करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम इसको कह सकते हैं फंड नीड फॉर डे टू डे, नीड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। जो पूरे दिन में जो ऑपरेशन चलता है, जैसे चाहे लाइट पानी का खर्चा हो, चाय पानी का खर्चा हो, दूसरे भी रिक्वायरमेंट, माल लाना है, कच्चा माल लाना है, पक्का बनाना है, सैलरी, जो आदमी काम करे उनको सैलरी देना है, मार्केटिंग का खर्चा हो, तेल पानी का खर्चा हो, ये सबका जो खर्चा है इसको डे टू डे वर्किंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
यानी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो, और उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको बोलता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मोटा मोटी एक बिजनेसमैन को दो तरीके की रिक्वायरमेंट होता है, या तो उसको फिक्स कैपिटल खरीदनी होती है, या उसको वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन ब दिन के लिए खर्चे के लिए आवश्यकता होती है उसको पैसों की, फाइनेंस की। ओके, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई ये सोर्स, पैसों का सोर्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है, उसको समझते हैं। तो हमने इसको बोल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, यानी इसी फंड को, इसी कोष को हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, क्या क्या किस किस जगह से ला सकते हैं, कौन सी वो जगह है जहाँ से ये फंड हमारे पास आ सकता है। हिंदी में कहा जाए तो व्यवसायिक वित्त स्रोतों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी हमने इसको बांट दिया, क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग तरीके से। हम इसको इस व्यावसायिक स्रोत या व्यावसायिक वित्त को हम ला सकते हैं, सोर्स ऑफ बिजनेस को हम, सोर्स ऑफ फंड को हम ला सकते हैं अलग अलग जगह से। कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, तो हमने इनको मोटा मोटी 3 भागों में बांटा। किस में भागा, 3 भागों में। याद रखना, फटाफट क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए काम आएगा। 3 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अवधि के हिसाब से अगर बात करें, किसके हिसाब से, अवधि के हिसाब से। भाई कितनी अवधि के लिए पैसा चाहिए हमें, कम अवधि के लिए, ज्यादा अवधि के लिए, बहुत ज्यादा अवधि के लिए, तो अवधि के हिसाब से हमने बांटा इसको। तो अवधि के हिसाब से हमने बोला ये एक तो होता है लॉन्ग टर्म, भाई बहुत ज्यादा समय के लिए, जिसको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए फाइनेंस चाहिए, लंबे समय के लिए फंड चाहिए हमें। जैसे लंबे समय के लिए फंड के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है, हम इक्विटी शेयर से पैसा ले सकते हैं। क्या होता है इक्विटी शेयर, उसकी भी बात करेंगे। इक्विटी शेयर जो अंश इशू करती है कंपनी, उस अंश के बदले में लोगों से पैसा लेती है, वो होता है दीर्घकालीन, यानी हमें वापस लौटाना उनको जरूरी नहीं होती, हाथों हाथ लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, लंबे समय लिए हमारे पास पैसा पड़ा रहता है। तो ये इसका सोर्स हो सकता है किसका, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कौन से होंगे, जो 5 वर्ष या उससे अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए जो पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा उसको हम लॉन्ग टर्म की उपाधि देंगे, या लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन सोर्स ऑफ फाइनेंस हम उसको कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मीडियम टर्म। भाई इतना भी लंबे समय के लिए हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ मध्यकालीन समय के लिए चाहिए। मध्यकालीन समय के लिए यानी हमें कुछ कम समय के लिए चाहिए। मध्यकालीन समय को हम कह सकते हैं 1 से 3 वर्ष तक, यानी भाई पैसा तो चाहिए लेकिन 1 से 3 साल तक हमें चाहिए, उसके बाद हम रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये कह सकते हैं अपन, ठीक है सर, ये भी कह सकते हैं हम इस तरीके से। तो मध्यकालीन कौन से सोर्स हो सकते हैं जो मध्यकालीन हो, देखो लॉन्ग टर्म के लिए एक तो इक्विटी शेयर बताया, एक मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे डिबेंचर। इन सबको अच्छे से आगे और समझेंगे, लेकिन बता देता हूँ इक्विटी शेयर और डिबेंचर लॉन्ग टर्म फंड के लिए, लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए, दीर्घकालीन आपके कोष के लिए यूज किए जाते हैं। मध्यकालीन अगर मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर मैं बोलूँ तो किसे बोल सकता हूं मैं कह सकता हूं लोन फ्रॉम बैंक। भाई बैंक से लोन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ऋण ले सकते हैं लोन बैंक से, कि भाई हमें कुछ 1 से 3 साल तक के लिए लोन चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं हम, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं सार्वजनिक जमा, यानी हम क्या पब्लिक से पैसा ले सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए। उसके अलावा लीज फाइनेंसिंग करा सकते हैं, यानी कोई जमीन हमारे पास पड़ी है तो उस जमीन को हम किसी को देके लीज फाइनेंसिंग भी करा सकते हैं, जो है उसके ऊपर क्या पैसा भी ले सकते हैं हम, राइट। तो इसको बोलते ये कुछ समय के लिए 1 से 3 वर्ष के लिए, मीडियम टर्म्स के लिए। अब अगर हमें जरूरत पड़े शॉर्ट टर्म के लिए, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं सोर्स का अवधि के ऊपर, पीरियड के बेसिस पे। तो हमने बोला लॉन्ग टर्म लंबा समय के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक, मीडियम टर्म 1 से 3 साल तक, और शॉर्ट टर्म अगर बात करें हम, शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन की बात करें तो अल्पकालीन में हम कह सकते हैं जिसमें 1 वर्ष से कम, यानी क्या 1 वर्ष से कम हो उसे हम अल्पकालीन कहेंगे, छोटे समय के लिए कहेंगे, 1 वर्ष से कम समय के लिए कहेंगे। तो 1 वर्ष से कम कौन से सोर्स हो सकते हैं जहां पर हम 1 वर्ष से कम हमारे पास पैसा उपलब्ध हो जाए, तो हम कह सकते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, व्यापारिक उधार या व्यापारिक साख कह दो, उधार नहीं कहकर साख कह दो, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट यानी होता है ना, माल बेचते किसी के पास, फिर बोलते हैं हमें 2 महीने का समय दो पेमेंट का, या माल हमने खरीद लिया किसी से और हम बोलते 2 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, जैसे माल बिकेगा मैं आपको पेमेंट दूंगा। 2 महीने का आपको एक क्रेडिट पीरियड मिल गया, आपको साख का समय मिल गया। बैंक भी देती है आपको, सीसीबीसी देती है बैंक भी आपका कर सकती है, हेल्प कर सकती है। एक होता है फैक्टोरिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आड़ती कार्य मतलब आड़त होती है ना, आड़त, जैसे मंडी में और ये सिस्टम ज्यादा चलता है कि भाई माल आपका
अभी तो आपने बीज लिया है, माल उगेगा, फिर माल आप गेहूं है जैसे धान है या कुछ भी है, माल वापस उस आड़तीये को दोगे, आड़तीये यानी फैक्टरिंग तो एजेंट होता है, उसको आप वापस पैसा दोगे, तो उससे पैसा एडवांस में उठा सकते हो कि भाई जैसे मेरा माल बिकेगा मैं आपको दे दूंगा। इसके बदले में कोई ब्याज चार्ज करता है, वो ब्याज आपको देना पड़ेगा। और एक और जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है वो है कॉमर्शियल पेपर। क्या आता है? कॉमर्शियल पेपर, हिंदी में कहते हो वाणिज्यिक पत्र। ठीक है, वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर क्या है इसके बारे में बात करेंगे अपन जस्ट आगे। ओके, तो हमने पीरियड के बेसिस में तीन तरफ बांटा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा हम क्या बोलते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लेकर, ये देखो एक हो गया, तीन तरीके की। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर बात करूं, ओनर से यानी स्वामित्व की बेसिस पे बात करूं, अगर मैं स्वामित्व की बेसिस पे बारू के भाई कितने प्रकार के हो सकते हैं स्वामित्व के बेसिस पे, तो हमने बोला या तो भाई स्वामित्व बेसिस समझ रहे हो, या तो खुद का पैसा या दूसरे से लाया हुआ पैसा, सीधी सी बात है, सिंपल सा रखो इसको। सबसे पहले ओनर्स फंड, या तो होगा ओनर्स फंड या होगा बोरोड फंड। ओनर्स फंड या बोरोड फंड, यानी खुद का स्वामित्व कोष, यानी खुद का कोष है, मेरा खुद का पैसा है, मेरे बिजनेस में लगाऊंगा, तो कौन सा हो सकता है खुद का पैसा? देखो, एक तो होता है इक्विटी शेयर, यानी अगर क्या हो, मैं सारी की सारी इक्विटी हो सकता है भाई, पब्लिक से नहीं लगे इक्विटी शेयर में खुद के ही पैसा डालू सारा, तो इक्विटी शेयर खुद के मेरे पास भी रह सकता है। या हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग, एक कंपनी के पास क्या हो सकता है, रिटेन अर्निंग हो सकती है। रिटेन अर्निंग किसको बोलते हैं भाई? रिटेन अर्निंग उसको बोलते हैं कि भाई डिविडेंड कंपनी के पास आता है, देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है, तो कंपनी क्या करती है उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में, किसके रूप में? डिविडेंड के रूप में सारे जो शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उन शेयर होल्डर को क्या करती है, बांट देती है, पैसा बांट देती है डिविडेंड के रूप में। जितने भी शेयर है डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर, और उनके पास जिसके पास जितने शेयर है उस हिसाब से उसके बाद डिविडेंड, यानी एक शेयर के ऊपर जैसे 5 रुपये मिल रहा है, किसी पास 100 शेयर है तो उसको 500 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा, राइट। लेकिन कंपनी क्या करती है कि पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती। वो क्या करती है, वो डिपेंड करता है उनके डिसीजन, बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन होते हैं, कैसी स्थिति है मार्केट की। कंपनी क्या करती है, कई बार 60% अपना प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट दिया और 40% उसको रख दिया रिटेन्ड। क्या रख दिया? रिटेन्ड। रिटेन्ड क्या दिया, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूँ संचित कह दूँ या फिर सुरक्षित कह दूँ या मेरे पास रखा हुआ कह दूँ, तो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने पास रखती है, और वो पैसा वापस दोबारा अपनी ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, ताकि क्या हो सकता है बाहर जितना नहीं मिल रहा अपनी कंपनी में ज़्यादा पैसा मिले। आखिर एट लास्ट इसका भी पैसा जो प्रॉफिट होगा वापस वो कंपनी को मिलेगा और वापस डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो खुद का पैसा क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है इक्विटी शेयर, यानी खुद के पैसे हो, सारे खुद के डाले हुए, या रिटेन अर्निंग के रूप में भी आपके पास हो सकता है पैसा, ठीक है। मैं हिंदी में एक बार लिख लेता हूँ, संचित, क्या कह सकता हूँ, संचित, संचित अर्निंग या संचित आय, ठीक है। बोरोड कैप फंड क्या हो सकता है? बोरोड फंड ये हो सकता है जो क्या होता है, ऋण लिया हुआ है, यानी ऋणात्मक कोष, क्या कह सकते हैं अपन, ऋणात्मक कोष, यानी मार्केट से पैसा लिया हुआ हो, किसी से उधार लिया हो, मार्केट हुआ कुछ भी हो, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स क्या है इसकी भी बात करेंगे अपन, डिबेंचर्स होते क्या है, जैसे कि लोन, डिबेंचर भी एक तरीके से लोन ही है। फिर हो गया जैसे लोन्स फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले लिया, ऋण ले लिया। फिर पब्लिक डिपॉजिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, पब्लिक से पैसा ले लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर हो गया। ये सब क्या है, ये बोरोड कैपिटल है। अब किसी को अगर ये कंफ्यूजन है कि सर कॉमर्शियल पेपर और ये तो यहाँ पे आ चुके थे एज ए शॉर्ट टर्म आ चुके थे, अल्पकालीन के रूप में आ चुके थे, तो मैंने कहा है हम बांट रहे के सोर्स कैसे, अगर पीरियड की बेसिस पे बात करें तो तीन तरीके से हम बांट सकते हैं। अगर हम मालिकाना हक यानी स्वामित्व के हिसाब से बांटे तो हम दो तरीके से बांट सकते हैं, या तो खुद का पैसा या बोरोड कैपिटल, ऋणात्मक। तो ये सब ऋण है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि भाई ये इसको अपन कह सकते हैं कॉमर्शियल पेपर क्या है। कॉमर्शियल पेपर एक तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, यानी शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से कम अवधि का होता है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं ये बोरोड फंड है, मार्केट से लिया हुआ फंड है। तो इसके ये खूबियां, इसकी नेचर है, राइट, यानी इसके फीचर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर हो सकता है, बोरोड फंड, और क्या हो सकता है, और लीज फाइनेंसिंग। भाई जहां जहां मार्केट से पैसा लेंगे या किसी से पैसा उधार लेंगे उसे हम सबको बोरोड फंड कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्रोत है हमारे फाइनेंस का, वित्त का, या तो हमारा खुद का पैसा हो सकता है या बाहर से लिया हुआ पैसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, तीसरा क्या बात है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी पैसा हम कहां से
कहाँ से मतलब जो आधार है वो क्या रहेगा, तो हिंदी में बोले समझते हैं कि जो हमारा स्रोत है, स्रोत के आधार, आधार के बेसिस पे, आधार पर हम बांटे कि स्रोत के आधार पे हमारे पास कितने प्रकार के फाइनेंसिंग हो सकती है, कितने प्रकार का वित्त हो सकता है। तो ये हो सकता है कि भैया एक तो होता है इंटरनल आधार यानी हमारा खुद का, एक होता है बाहरी यानी एक्सटर्नल। भाई आधार हो सकता है ना भाई हमारे इंटरनल, हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम पैसा पैदा कर ले या जनरेट कर ले, या हो सकता है एक्सटर्नल बाहर से जनरेट करें। अब बाहर से जनरेट करेंगे तो फिर बात आ गई बाहरी लोग, यानी वो सारी चीजें कि बाहर वाले लोग कौन कौन है। इंटरनल देखते हैं, इंटरनल यानी आंतरिक क्या है। आंतरिक की बात करें तो आंतरिक कौन से फंड हो सकते हैं आंतरिक हमारे पास, एक तो हो सकता है इक्विटी शेयर। भाई इक्विटी होल्डर जो होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, राइट। तो वो खुद अगर पैसा दे तो हमारे कंपनी के अंदर से पैसा आ रहा है, एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है अभी मैंने जस्ट बताया था आपको रिटेन्ड अर्निंग, यानी कंपनी का खुद का ही पैसा और खुद ही जुगाड़ कर ले अपना 40% रोक ले, मैंने बताया 60-40 का रेशियो। ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट हो गया और वो 10% ही डिविडेंड के रूप में माने, 90% अपने पास ही रख ले। तो ये भी क्या हो गया, एक सोर्स हो गया, एक स्रोत हो गया कि भाई हमारे पास से ही हम पैसा वापस क्रिएट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग। ठीक है। बाहरी क्या हो सकता है, बाहरी क्या हो सकता है, बाहरी हो सकता है जैसे भाई बाहर से लोन ले ले, लोन्स फ्रॉम बैंक, बाहरी लोगों से जो भी पैसा ले उसको बोलते हैं बाहरी, हम कह सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अकाउंटिंग में पढ़ा होता है। प्रेफरेंस शेयर भी बाहरी लोग होते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं होते, उनसे हम पैसा लेते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर देते हैं, एक फिक्स हम उसको प्रॉफिट देते हैं, ब्याज देते हैं, और उसके बाद जब पैसा वापस लौटाना होता है तो उनको प्रिफरेंशियली हम उसको देते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रिफरेंशियल हो गया, लोन हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी भाई बैंक से नहीं लेकर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे पैसा देना चाहे तो हम उसको भी, उससे भी हम ले सकते हैं, राइट। ट्रेड क्रेडिट बाहरी लोगों से ही है, ट्रेड क्रेडिट आखिर सप्लायर वप्लायर कौन है, बाहरी लोग ही है जो हमें दे रहे हैं। कॉमर्शियल पेपर कौन है, कॉमर्शियल पेपर भी एक जरिया बाहरी लोगों के द्वारा यानी बाहरी स्रोत के द्वारा हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस तो हमने 3 प्रकार से पढ़ लिए हमने, एक तो पीरियड के बेसिस पे, एक स्वामित्व के बेसिस पे, और एक आधार, किस आधार पे हम इंटरनल या बाहर, ठीक है। अब एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजें जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले रिटेन अर्निंग, इसके बारे में बता चुका हूं, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, तो इसको सबसे पहले ले लेते हैं। रिटेन अर्निंग अगर हिंदी में इसका अगर मैं अनुवाद करूं तो प्रतिधारित, प्रतिधारित आय के रूप में मेरे सामने आता है। संचित आय कह सकता हूं, प्रतिधारित आय कह सकता हूं, जो हमारे पास रहता है, ठीक है। तो मैंने इसका बता दिया कि जो कंपनी होती है वो जनरली क्या करती है, जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, वो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांटती, ऑल इट्स अर्निंग अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। वो जनरली सारा का सारा अपना पैसा शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती। हाँ, क्या करती है, अ पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के खुद के डिसीजन, अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग may be retained in the business for use in future, फ्यूचर को यूज करने के लिए कुछ एक पोर्शन अपने पास रख लेती है, उसको बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये हो गया रिटेन अर्निंग। दूसरी बात, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट यानी व्यापारिक साख, बताया था सप्लाई को माल बेचा तो कुछ क्रेडिट देते हैं। द क्रेडिट extended by one trader to another for the purchase of goods और सर्विसेज। भाई बता दिया, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्रेडिट देता, उधार में माल देता, उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, ठीक है, ओके। एक आपके सामने आता है फैक्टरिंग, जिसको हमने बोला था आड़ती कार्य। क्या होता है आड़ती कार्य, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो होता है ना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल सेम उसी तरीके से काम करता है। कैसे, जैसे भाई ये है हमारे पास आड़त, ये कौन है, आड़त मानते थे, ठीक है, आड़तिया आड़त कहते हो, ठीक है, हमारे आड़तिया कहते हैं इसको मंडी के अंदर, इसको आड़त कहते हो। अब ये बंदा है, ये आड़त को इंसान बना देता हूं मैं, ठीक है, ये है, और ये कौन है, ये है फार्मर। एग्जाम्पल समझना, समझ में आ जाएगा। ये गया इसके पास,
ठीक है, इसने बोला कि कुछ पैसे दो मुझे, पैसे दो, तो इसने बोला कितने चाहिए, कि मुझे भी 50,000 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए, कि भाई मैं बीज लूंगा, क्या लूंगा, बीज लूंगा, खाद लूंगा, खाद लूंगा, ठीक है, और भी कोई सामग्री है खेतीबाड़ी के जो पैसे चाहिए भाई, ट्रैक्टर वैक्टर में डीजल डीजल लगता है, ये ट्रैक्टर भी नहीं होता, कहीं को उधार लेकर आते, तो ये सब क्या करूंगा, मैं खेती करूंगा, और जैसे मेरी खेती की फसल आएगी वो फसल आपके पास लाऊंगा, आप उस फसल को बेच देना अपने पैसे काट के, विथ अपना डिस्काउंटिंग, यानी अपने पैसे काट के, अपने ब्याज भी काट के, कुछ बचे तो वो वापस मुझे लौटा देना। इसको बोलते हैं पूरे फैक्टरिंग का सिस्टम, आड़त कार्य, राइट। तो ये भी एक तरीके से फाइनेंस का सोर्स है भाई, अभी पैसा नहीं है उधार ले लिया, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आड़त जिसको पता है भाई इसका माल आता ही है मंडी में, साख होनी चाहिए, एक पैट होनी चाहिए, उसके बाद ही दिया जाता है, ठीक है। एक आपके सामने आ गया पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी सार्वजनिक जमा। ये क्या है, सार्वजनिक जमा, सार्वजनिक जमा होगा, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, यानी डिपॉजिट्स हम क्या करते हैं, हम लोगों से डिपॉजिट्स मांगते हैं, डिपॉजिट्स रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के द्वारा डिपॉजिट मांगा जाता है लोगों से कि भाई अपना पैसा हमारे पास रखो, डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, इसके बदले में उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। इसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं कि भाई 1 साल के लिए हमें पैसा चाहिए, आप हमारे यहाँ रखो तो हम इतना ब्याज आपको देंगे। तो लोग बोलते हैं बाहर देने से अच्छा कंपनी को दोगे, कंपनी थोड़ा भरोसेमंद ज्यादा रहता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, हिंदी में बात करें तो वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर संबंध इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल पेपर ये एक अनसिक्योर्ड है, क्या है ये, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट यानी अनसिक्योर्ड है, सबसे पहली बात है, इसमें कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं, अनसिक्योर्ड होता है, कंपनी इशू करता है कॉमर्शियल पेपर, उसके बदले में पैसा लिया जाता है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, पत्र है, ठीक है, ये एक पत्र है जो इशू कौन करता है, एज ए प्रोमिसरी नोट, यानी कंपनी इशू करती है। और ये कब आया था सबसे पहले, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में कब आया था, 1990 में आया था, कब आया था, 1990 में, ठीक है। अब संबंध क्या होता है, ये ऐसा एक तरीके का पेपर होता है, उस पर कंपनी के साइन और सील होते हैं, और बोलते हैं भाई जैसे भाई कितना चाहिए, 5 लाख रुपए मिनिमम, 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख का एक पत्र है, ये उसने एक आदमी ने दिए पैसे, मनी दिया, और ये पत्र अपने पास ले गया, ये पत्र अपने पास ले गया, और जैसे ही ये पत्र आप पैसे वापस पत्र लेकर आओगे, ये सेम प्रोमिसरी नोट वापस लेके आओगे, आपको पैसे दिए जाएंगे ब्याज के साथ, क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे ब्याज के साथ, ठीक है। ये कितने के लिए इशू होता है, समय क्या है, तो कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज बिटवीन 7 days to 1 year, यानी ये समझना इस बात को कि इसके ऊपर जो पत्र दिया जाता है, ये जो लेटर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके ऊपर लिखा होगा इस पेपर के ऊपर कि भाई आज तारीख है, आज जो भी दिनांक है, अगस्त 2002 को दिया है, तो भाई आगे जाके 2000 मतलब 1 साल के लिए होता है, 7 दिन से लेके एक कम समय के लिए होता है, ध्यान रखना, 7 दिन से 1 साल के भीतर भीतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं अगस्त को दिया तो भाई दिसंबर 2002 तक हम आपको देते, यानी इस मैच्योरिटी पीरियड में आपको पैसा होल्ड करके रखना है, 2002 की दिसंबर आएगी तब आप ये पत्र लेके आना, और उसके बदले में पैसा लेके जाना, और उसके बाद में आपको ब्याज भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं शेयर्स की, बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, शेयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर आपको सबको पता है, अगर हिंदी में बोले तो समता अंश कहते हैं इसको, इक्विटी शेयर सब में समान रूप से बांटा जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म, पढ़ा था अपने, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म कैपिटल में, यानी लॉन्ग टर्म पैसे में काम आता है बाय ए कंपनी, एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए, पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अपनाती है, वो है इक्विटी शेयर। मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर दो, लोग आप पे विश्वास करके पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को अपनी कंपनी के अंदर डालो, प्रॉफिट आएगा तो उन लोगों को डिविडेंड के रूप में वापस बांट दो, वापस दे दो। याद रखना कौन होता है, ओनर, ओनर ऑफ कंपनी, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ओनर्स फंड भी कहते हैं, ठीक है। यानी स्वामित्व खुद का ही क्या होता है, कोष होता है, स्वामित्व कोष भी कहते हैं, अपन ने पढ़ा था स्वामित्व कोष में, वहां पर भी हमने इक्विटी शेयर को लिया था, ओके। कैसे देते हैं पैसा, डिविडेंड के रूप में देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स की बात करूं तो हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस है पूर्वाधिकार है, सबसे ऊपर अधिकार है इनका, अंश, पूर्वाधिकार अंश,
यानी सबसे पहले प्रिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रिफरेंशियल पोजीशन होती है इसकी, इसलिए इसको प्रिफरेंस कहते हैं, प्रिफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर यानी उनसे ज्यादा पहले अधिकार इनका होता है, इसलिए इनको प्रिफरेंशियल पोजीशन होती है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। इन टू वे, दो जगह पे, कहां पे, दो जगह पे होती है। सवाल आ सकता है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर से कहां कहां प्रेफरेंस होती है। वैसे अकाउंटिंग में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अपन यहां पे कर लेते, कोई समस्या नहीं। देखो एक तो होता है, एक तो कहां पे उनको इक्विटी शेयर होल्डर से, भाई एक लाइन लग रही है, इक्विटी शेयर होल्डर खड़े है और पीछे से प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा है, तो बोलेंगे भैया ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले तू साइड में, प्रेफरेंस वाले तू आ गया, क्यों, क्योंकि तेरा पहला अधिकार है, इसी के लिए तेरा नाम ही प्रेफरेंस है, ठीक है। तो उसको हटाए। दो लाइन ऐसी होगी जहां पे इक्विटी शेयर को पीछे धकेला जाएगा और उसको पहले लाया जाएगा। कहां पे, एक तो रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड जो प्रॉफिट बचेगा उस डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। नंबर एक जगह, एक लाइन। दूसरी लाइन के लिक्विडेशन के टाइम में, कहां पे, लिक्विडेशन टाइम, लिक्विडेशन टाइम जब कंपनी का समापन हो रहा होगा लिक्विडेशन के समय, तब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। समापन, कंपनी का समापन होता है उस समय जो अकाउंट्स बनती है कंपनी के समापन का, सेटलमेंट का अकाउंट बनता है, उसमें क्या होता है, कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच देती है मार्केट में। बेच दिया, पैसा आया, पैसा आया तो सबसे पहले तो अपने जो कंपनी के क्रेडिटर्स है, जो मांगीलाल है, उनको दे दिया। उसके बाद जो पैसा बचता है दूसरों सबको देने से पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। भाई तुम्हारा कितना कैपिटल है, तुम्हारा कितना कैपिटल है, लाओ भाई तुम्हारा पैसा लाओ, तुम्हें पहले, तुम्हारा कितना है, तुम्हें दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले लाइन में नेक्स्ट रहेंगे, लेकिन इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। यानी दो जगह दी जाती है, एक तो कैपिटल लिक्विडेशन के समय देते समय कैपिटल वापस कर रहे हैं सबका, और दूसरा जब डिविडेंड दिया जाए। ओके, कितने प्रकार के होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इनका नाम लिख लेते हैं। एक तो होता है कन्वर्टिबल, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। कौन से हिंदी में बात करें तो परिवर्तनीय, और दूसरा क्या है, और अपरिवर्तनीय। ये तो कन्वर्टिबल, एक नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल मतलब एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, आपके प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, या आपके प्रेफरेंस शेयर को अंदर हम डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वो डिपेंड, ज्यादातर इक्विटी शेयर का होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गए शेयर, इस प्रकार के हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। हिंदी में बात करें तो क्या कहें, संचय तथा असंचय। भाई क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना। तो बोले इस साल अगर कंपनी घाटे में है, आपको डिविडेंड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इकट्ठा कर रहे हैं हम, इस साल का अगले साल मिला कर देंगे आपको। 3 साल नहीं दिया, 3 साल का मिला कर देंगे। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, इकट्ठा नहीं होगा, इस साल प्रॉफिट हुआ तो देंगे अन्यथा नहीं देंगे। तीसरा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्या हुआ भाई, यानी भागीदारी, यानी भागीदार एवं गैर भागीदार। भाई वोटिंग राइट्स के दे सकते हैं हम, भागीदारी दे सकते हैं, वोटिंग राइट। एक होता है प्रेफरेंस शेयर के साथ आपको भागीदारी भी मिलेगी वोटिंग राइट्स के अंदर, और एक होता है भाई नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात। ये सब क्या है, ये सब वो है कि भाई ऑप्शन है, फीचर्स है कि आप कौन सा प्रेफरेंस शेयर लेना चाहते हो। और फिर आता है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, यानी शोधनीय एवं अशोधनीय।
रिडीमेबल यानी हम एक निश्चित समय के साथ बाद फिक्स आपका हम आपको कैपिटल दे देंगे। जैसे कोई प्रेफरेंस शेयर किसी ने लिया और बोल दिया 10 साल बाद हम आपका क्या करेंगे, रिडीम कर देंगे। यानी 10 साल बाद, 10 साल तक ब्याज व्याज सब देंगे आपको, डिविडेंड सब देंगे, लेकिन 10 साल बाद ऑटोमेटिक रिडीम कर लेंगे। 10 साल बाद आप पैसा दे देना, आपको हम पैसा दे देंगे जितना भी पैसा आपने लगाया, और आपके शेयर हम खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं रिडीमेबल। और दूसरा होता है नॉन रिडीमेबल। दूसरा क्या होता है, नॉन रिडीमेबल। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। क्या होता है भैया डिबेंचर्स, क्या होते हैं? क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, ठीक है, कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऋण पत्र कह सकते हैं किसको, डिबेंचर्स को। डिबेंचर ऋण पत्र मतलब एक तरीके से लोन लिया है, लोन के बदले में पत्र, वही मैंने कहा एक पत्र दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा डिबेंचर से। डिबेंचर शेयर्स होंगे जो भी होंगे, जितने के भी होंगे, ठीक है, उसके बदले में आपको पैसा देना है, इसके बदले में ये दिया जाएगा। मिलेगा क्या आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके ऊपर क्या मिलेगा, रेट मिलेगी, फिक्स रेट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अब भले कंपनी प्रॉफिट कमाए घाटे में रहे कुछ भी हो, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी जो आपने दिया है। एक तरीके से लोन ही समझो, इसलिए इसको डिबेंचर ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। बदले में आपको एक सर्टेन अमाउंट का एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, एक पत्र दिया जाएगा, उसके बदले में आपको और बोला जाएगा फ्यूचर डेट पे हम आपको रीपेमेंट करेंगे। तो रीपेबल एट फ्यूचर डेट, कोई भी फ्यूचर डेट होगी, यानी 5 साल का हो, 7 साल का हो, 10 साल का हो, ठीक है, उस समय आपको वापस रीपेमेंट कर दिया जाएगा, पैसा जितना आपने डाला वापस दे दिया जाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी सेम उसी की तरह, क्योंकि वो भी एक तरीके से लोन टाइप ही था। तो रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल जो भी अपने पढ़ा, मतलब शोधनीय अशोधनीय, यानी कुछ समय के बाद फिक्स टाइम के बाद 5 साल 7 साल हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्टिबल, ये भी कन्वर्टिबल होते हैं कि भाई आपको पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे ही इक्विटी शेयर लेना चाहते हो, तो आप कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल आप अपने इक्विटी डिबेंचर ले लो कि भाई फिक्स अमाउंट समय के बाद हम आपका कन्वर्ट कर देंगे। इसके अंदर नई चीज जो इसके अंदर है वो है, एक तो है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। भाई दो तरीके के हम लोन देते हैं मार्केट के अंदर, लेते हैं मार्केट के अंदर। एक तो है सुरक्षित, जिसको बोलते हैं सिक्योर, और एवं एक है असुरक्षित। तो कौन लेना चाहेगा असुरक्षित, भाई वही लेना चाहेगा, क्योंकि ये तो समझ लो आपके सुरक्षित होगा उस पर ब्याज रेट कम होगी, असुरक्षित पे ब्याज रेट ज्यादा होगी। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्या कि भाई कल उठ के कुछ नुकसान हो जाए तो हम सिक्योर्ड है, आपको पैसा देंगे ही देंगे है। और एक होता है रजिस्टर्ड, और एक होता है बियर्ड। एक तो होता है रजिस्टर्ड, एक बियर्ड होता है। रजिस्टर्ड जो क्या हो, पंजीकृत हो, पंजीकृत हो, और बियर्ड का मतलब हुआ कि क्या हो, वाहक हो। भाई देखो रजिस्टर्ड जो होगा ना डिबेंचर, वो एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए, देखो रजिस्टर का मतलब एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन है, उसका नाम वाम सब लिखा हुआ कंपनी के पास। अब एक आदमी अपना डिबेंचर किसी और को देना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा, तो क्या होगा, वहां से नाम हटाना पड़ेगा, दूसरे का लिखना पड़ेगा। ये तो हुआ रजिस्टर का प्रोसेस। बीएड में क्या होता है कि आपको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता, रजिस्टर का एक पेपर होता है, वो पेपर आज मेरे पास, तो आज ये मेरे पास है, कल मैंने किसी और को दे दिया तो वो उसके पास हो गया। तो कोई रजिस्टर में एंट्री वेंट्री नहीं, इजीली क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इजीली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। एक सुपुर्द कर दिया अगर आपने एक आदमी को दूसरे आदमी को, तो ही वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है आपके सामने जीरो रेटेड, या 0% कह दो, जीरो रेटेड कर दो, 0% इंटरेस्ट डिवेंचर। ये क्या है, अगर हिंदी में बात करो तो 0% ब्याज, ठीक है, 0% ब्याज वाला डिबेंचर, ठीक है। ये कौन सा जीरो रेट डिबेंचर होता है, जीरो बॉन्ड की तरह होता है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, आज आपने दिया, जैसे कि आज आपने आज आप अगर लेने जाओगे लेटर, यानी ये पर्टिकुलर डिबेंचर लेने जाओगे, तो ये आपको 80,000 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 80,000 का। और 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, ये आपको 1,10,000 रुपये का पड़ेगा। यानी कोई डिविडेंड रेट वेट इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप ये लेकर आओगे तो हम आपको 1,10,000 दे देंगे। यानी ये 30,000 रुपये क्या होगा, यही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। हर साल नहीं देकर एक साथ ही जब मैच्योर हो जाता है तभी दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं 0% इंटरेस्ट डिबेंचर। सबसे पहले किसने निकाला था, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। किसने दिया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने निकाला था। कब निकाला था, ये निकाला था जनवरी 1990 के अंदर। कब निकाला था, जनवरी 1990। सबसे पहले इंडिया के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये निकाला था। ओके, ये हो गया डिबेंचर की बात। अब करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल।
इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और फाइनेंस, यानी जो संस्था होती है, संस्थागत ऋण एवं वित्त, यानी संस्थाओं से अगर आप कोई ऋण ले या वित्त की सहायता ले तो उसमें कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक का नाम लिख देता हूँ, बहुत सारे हैं, कुछ अपन लिखते हैं इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या नाम लिख दिया मैंने, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, ठीक है, आईएफसीआई। ये कौन है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। हिंदी में बात करें तो क्या कह सकता हूं मैं, भारतीय औद्योगिक औद्योगिक वित्त निगम। ये क्या काम करता है भाई, ये फाइनेंस करता है। ये कब आया था, ये जुलाई 1948 में फर्स्ट टाइम इसका स्थापना हुआ था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम से पता चल रहा है, यानी जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया उनको फाइनेंस की जरूरत होती है तो ये हेल्प करता है। कौन, आईएफसीआई, ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो बड़े बड़े उद्योग है उनके उनको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करता है। किसमें करता है, एक तो मीडियम फाइनेंस करता है, मीडियम टर्म फाइनेंस करता है ये, और एक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी करता है, यानी 1 से 3 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक, शॉर्ट टर्म नहीं करता है। तो उनको बड़े बड़े जो उद्योग है उनको बड़ी बड़ी मशीनें लाने के लिए ऐसे की आवश्यकता होती है, तो पैसों की आवश्यकता, आईएफसीआई क्या करता है, हेल्प करता है। और ये कब आया था, याद रखना, जुलाई 1948 में, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, देखो नाम से पता चला, क्रेडिट उधार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, इंडस्ट्रियल, वापस औद्योगिक के लिए, उद्योग इनके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, राइट, क्रेडिट देता है, उनको उधार देता है, और उनको इन्वेस्टमेंट कहीं करना तो उसमें जो कॉर्पोरेशन करता है वो ये करता है। इसी को हम जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रूप में जानते हैं आज की तारीख में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आईसीआईसी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1955 में पहले से आया था, स्थापना हुई थी, इसी काम के लिए हुई थी जो ये आईएफसीआई जो कर रहा है, इसी काम के लिए हुई थी। लेकिन 2002 के अंदर इसको क्या एज ए बैंक के रूप में क्या कर दिया, हमने एस्टेब्लिश कर दिया, और एज ए बैंक के रूप में अब ये हर किसी को भी मतलब पूरा टोटल कॉमर्शियल बैंक हो गई, ठीक है। तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में आ गई, ओके। इसका भी काम सेम है, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे नाम सुने होंगे, आईडीबीआई सुना है, आईडीबीआई बैंक, वो भी यही है। ये भी 1964 में आया था, इसका भी काम था इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए आया था। फिर ये 2002 के अंदर, 2004 के अंदर इसको भी कॉमर्शियल बैंक के रूप में कर दिया। आज की तारीख में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सारा खोलती है और काम करती है एज ए कॉमर्शियल बैंक। इनका मुख्य काम ये था, ठीक है। आज भी करती है कहीं ना कहीं अपने स्तर पे। कॉमर्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब वो है जो सहायता प्रदान करते हैं फाइनेंस के अंदर। इंडस्ट्रियल, आईआईबीआई नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी ये काम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, ये कौन सा है, जो लघु उद्योग है, कौन से, लघु उद्योग की हेल्प करने के लिए, स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प करने के लिए, उनके विकास के लिए डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं। सिडबी नाम सुना होगा जगह जगह आपने, तो वो क्या है, सिडबी, ओके। तो ये क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब आया था, ये 1990 के अंदर आया था। फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, एसएफसी हो गया, एसआईडीसी हो गया, ठीक है। ये भी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी हर राज्य अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो कॉरपोरेशन उनको फाइनेंस करता है, अब राज्य करता है, ये राज्य करने लग गया, तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इनका क्या है, ऑफिस है, ठीक है। हर स्टेट अपना एसआईडीसी रखता है, ठीक है। और भी है जो ऐसे लघु उद्योग में फाइनेंस की हेल्प करता है, एलआईसी करता है, यूआईटी करता है, ठीक है, 1964 में आया था यूआईटी करता है। उसके अलावा एक्सिम बैंक है, आपको बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सिम बैंक है जो कि 1982 में आया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल, इनका नाम याद रखना भैया, पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है ना, कौन से सन में आए थे ये सब।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्सेज। अब ये तो सारे नेशनल थे, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्सेज की बात कर रहे थे, यानी बाहर भी अगर किसी को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है तो बाहर में कितना कौन सी सहायता होती है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्रोत कौन से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्रोत कौन से हो सकते हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं अपन। तो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट है फॉरेन लोन, सॉरी, बाहर की बैंक से लोन ले लो, बाहर की बैंक से विदेशी लोन ले लो, या हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है आजकल चलता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करो, बाहर के लोगों को अपन बोल सकते हैं भाई एफडीआई करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जैसे एप्पल ने किया है अभी, तो वो क्या करते हैं, हम भी कर सकते हैं बाहर के लिए, तो एफडीआई और ये सब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कैसे करोगे एफडीआई, तो वहाँ पे जो लोन ले सकते हो फॉरेन बैंक से, या सरकार खुद एफडीआई में आपकी हेल्प करती है एज ए फाइनेंस के रूप में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में आप जाओगे तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जो है, पूंजीगत जो मार्केट है, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि जीडीआर, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब समझ लो, आपको सिंपल से फॉर्म बताओ, एक तो रिसिप्ट नाम आया है, ग्लोबल है यानी बाहर की है, अपने आप की नहीं है। रिसिप्ट देती है एक, रिसिप्ट कैसे, डिपॉजिटरी के रूप में, यानी आप क्या करो, वहां के शेयर लोगे, शेयर आपने जैसे ही आपके वहां शेयर जाएंगे, आपको उसके बदले में रिसिप्ट दिया जाएगा, तो उसके बदले में आप पैसा उठा सकते हो। तो अगर मैं इसको बात करूं कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर आप है, आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक which in turn issues the depository receipt known as GDR। समझे आप? आपने कोई शेयर के, कंपनी के शेयर, अपने यहाँ पे कंपनी के शेयर, आपने क्या बोला, डिपॉजिटरी बैंक, वहां की जो डिपॉजिटरी बैंक है वहां पे आपने शेयर को दिया, उसके बदले में आपको डिपॉजिट रिसिप्ट कर देंगे, जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। दूसरा ऐसे कैसा जीडीआर है, वैसे वैसे एडीआर है, इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आईडीआर है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, भाई बाहर का आदमी इंडिया में अगर आए तो बाहर के शेयर यहाँ पे भी करके, यहाँ पे भी हम उसको क्या दे सकते हैं, आईडीआर दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की फाइनेंसिंग हेल्प हो सकती है, ओके। तो ये स्रोत है इंटरनेशनल मार्केट की। तो यहाँ पे अपनी क्लास पूरी होती है आज की क्लास हमने पढ़ा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस फाइनेंस के सारे सोर्स को हम पढ़ते गए, एक एक चीज को हमने रिवीजन किया फटाक, एक तरीके से पूरी क्लास ही होगी, पूरी क्लास पढ़ाया है, वापस मैं पढ़ाता हूँ। हिंदी मीडियम को थोड़ी इशू थी, तो हिंदी मीडियम की इशू को मिटाने के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी के क्या करता हूँ, वर्ड्स को ज्यादा यूज करने लग गया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। OneExam.in आपकी हर सहायता, हर मुमकिन सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ओके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले रिवीजन क्लास में। इसकी तैयारी कर लेना, इसका टेस्ट भी इसी वीक के एंड पर होगा। चलो धन्यवाद।